हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट की थी। आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल यहाँ पे हमारा एक क्यूब है और क्यूब की ईच जो एज होती है वो इक्वल होती है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये कितना होगा, ए क्यूब। क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को देखें तो डेंसिटी एक डिराइव्ड प्रॉपर्टी है जिसे हम मास अपॉन वॉल्यूम से कैलकुलेट करते हैं। यूनिट सेल का वॉल्यूम हमें पता है कि ये ए क्यूब है। अब हमें देखना है मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से हुआ है, तो यूनिट सेल का जो मास होगा ये भी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड मास ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। डिफरेंट यूनिट सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो वैल्यूज होती हैं ये भी डिफरेंट होती है। अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को देखें तो सिंपल यूनिट सेल के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो वैल्यू होती है ये 1 होती है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वैल्यू 2 होती है एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो वैल्यू होती है ये 4 होती है। तो डिफरेंट यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास होगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब हम किसी भी यूनिट सेल के मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट सेल के मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास चाहिए। तो मास ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसे हम मोल कॉन्सेप्ट का एक फॉर्मूला है, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दे तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास मिल जाएगा। अगर हमें कार्बन के एक एटम का मास कैलकुलेट करना हो, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, अगर हमें कार्बन के एक एटम का मास कैलकुलेट करना हो तो हम जानते हैं कि 1 मोल कार्बन का जो मास होता है ये 12 ग्राम होता है। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम ये कितना हो जाएगा, 12 ग्राम डिवाइड बाय 1 मोल। 1 मोल मीन्स 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर हम किसी भी कंपोनेंट के मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ 1 एटम। तो यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमें पता है डिफरेंट यूनिट सेल के लिए डिफरेंट होते हैं, और इस फॉर्मूले से हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल। अब हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम भी पता है और मास भी पता है, तब हम यूनिट सेल की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब, मास क्या है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इनटू मास ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल।
और ईच कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल के मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल को हम Z से डिनोट करते हैं, इनटू मोलर मास इसे M से डिनोट करते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर हमें किसी भी यूनिट सेल के नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल का मोलर मास पता है, यूनिट सेल का वॉल्यूम पता है एंड एवोगैड्रो नंबर तो हम सभी जानते हैं कि ये कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो इससे हम किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में हमने जब एबीसी टाइप की क्लोज पैकिंग की थी तो उस केस में हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मिला था, और इस एबीसी टाइप की क्लोज पैकिंग करने पर हमें 2 टाइप के वॉइड्स का भी फॉर्मेशन हुआ था। एक हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थे और नेक्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड था। फेस सेंटर यूनिट सेल के केस में इन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन क्या है, मींस ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं और ये कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं। मींस एक यूनिट सेल के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकेशन ऑफ वॉइड्स, और लोकेशन ऑफ वॉइड्स में हमें जो सबसे पहले देखना है वो है लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सबसे पहले एक यूनिट सेल को ड्रॉ करते हैं। ये एक हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है। इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हम जानते हैं कि 6 फेसेस होती हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को देखने के लिए हम केवल इस यूनिट सेल में फेस पे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल को ही शो करते हैं। ये एक बैक फेस पे और ये फ्रंट फेस पे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो फॉर्मेशन होता है ये 6 कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल के मिलने से होता है। जब हमने क्लोज पैकिंग की थी तो वहाँ पे हमने क्लियरली इसे देखा था, जिस केस में जब हम स्ट्रेट ट्राइंगल को नेक्स्ट लेयर से कवर करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से कवर करते हैं, और इनकी कवरिंग से ही यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। जिस केस में कुछ हमने इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया था, एक स्ट्रेट ट्राइंगल है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जब फॉर्मेशन होता है तो इस केस में यहाँ पे एक इन्वर्टेड ट्राइंगल आता है। ये जो वॉइड दिख रहा है ये सेंटर का, यही सेंटर का वॉइड क्या है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये ईच कॉर्नर पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल हमारे प्रेजेंट हैं। तो जब 6 कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके ही कॉम्बिनेशन से ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम इन सभी फेसेस पे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल को ज्वाइंट कर दे तो यहाँ पे भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में एक जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है ये सेंटर ऑफ बॉडी में होता है। नेक्स्ट जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो एजेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये एज है, इस कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल से इस कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल की डिस्टेंस को ये हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट जो लोकेशन है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की वो कहाँ प्रेजेंट होगी, वो एच पे प्रेजेंट है। लेट्स सी। तो इस केस में देखिए तो ईच कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। कॉर्नर के अलावा ईच फेस पे भी प्रेजेंट है।
अब एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर केवल एक यूनिट सेल तो नहीं होता है, बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं, यूनिट सेल का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो एक अनदर यूनिट सेल को यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। तो ये एक यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल के फेस पे भी यहाँ पे क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर हम आपस में ज्वाइंट कर दें कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ज्वाइन कर दें, और नेक्स्ट यूनिट सेल यहाँ पे भी होगा, तो उस यूनिट सेल का भी एक यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा फेस पे। तो उस यूनिट सेल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इस यूनिट सेल के एज को ज्वाइन करेगा, और यहाँ पे प्रेजेंट ये जो फेस पे प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इसी यूनिट सेल के इस एज को ज्वाइन करेगा। तो इससे यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो फॉर्मेशन वो 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मिलने से होगा। तो यहाँ पे भी हमको 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिख रहे हैं, 2 कॉर्नर के, एक फेस का, एक दूसरे यूनिट सेल के फेस का। ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिल गया सेंटर का। नेक्स्ट इसी यूनिट सेल के फेस का, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का है किसी सेकेंड अनदर यूनिट सेल के फेस का। तो इनको अगर हम ज्वाइंट करेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, इस यूनिट सेल के एज को पॉइंट आउट करेंगे। इसी तरीके से इस यूनिट सेल के ईच एज, और एजेस हमारे पास कितनी होती हैं, 12 होती हैं, और सभी 12 एजेस इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन करेंगी। लेकिन क्या इस एज पे प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूरी तरीके से इसी यूनिट सेल के लिए काउंट होगा, वो सभी यूनिट सेल वो कंप्लीट इसी यूनिट सेल के लिए तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक यूनिट सेल है, सेकेंड यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल इसके ऊपर है, इस फेस के ऊपर, और एक यूनिट सेल इस फेस के ऊपर है। तो एज पे प्रेजेंट जो यूनिट सेल है वो केवल अपना, तो एज पे प्रेजेंट जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो इस यूनिट सेल के लिए केवल 1/4 पार्ट का ही यूटिलाइजेशन करेगा, और हमारे पास एजेस कितनी हैं, 12 एजेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड वो कितने आ जाएंगे, 3। यूनिट सेल के एज पर केवल 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम इन सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को एक यूनिट सेल में काउंट करें तो एक यूनिट सेल में 3 वॉइड कहाँ है, हमारे सभी ईच एजेस को मिला करके हैं, और एक कंप्लीट जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहाँ है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये एच के लिए हो गया, और ये कहाँ हो गया, बॉडी सेंटर्ड के लिए। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, ये 4 है, और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये इक्वल होते हैं फॉर्म होने वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के। मींस यूनिट सेल में जितने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो उतने ही वॉइड्स का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट जो हमारा वॉइड है वो है टेट्राहेड्रल। तो आइए देखते हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में क्योंकि यूनिट सेल के ईच कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के ईच फेस पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम यूनिट सेल के ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी कॉर्नर के हो गए। अब यहाँ पे हमारे फेस पे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अगर हम इस फेस पे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इस तरीके से ज्वाइन कर दें इस कॉर्नर से, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड का जो फॉर्मेशन होता है
वो 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से होता है कि इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर जब हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रखेंगे तो ये जो वॉइड बनेगा, यही वॉइड हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसी तरीके से अगर हम देखें तो फेस पे प्रेजेंट ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, ये भी क्या करेगा, इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन करेगा। ये हमारी एज होती है जिसे हम ए बोलते हैं। अगर हम इस क्यूब को 8 डिफरेंट स्मॉल क्यूब में डिवाइड कर दें इक्वली, मीन्स इसे हम इस तरीके से डिवाइड कर दें कुछ 8 पार्ट्स में, इस लार्ज यूनिट सेल को हम किस में डिवाइड कर दें, इक्वल 8 मिनी क्यूब्स में डिवाइड कर दें, तो ये फेस पे प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये सभी हाफ हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड करने पे एक स्मॉलर यूनिट सेल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, कॉर्नर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। क्योंकि हमने इसे 8 पार्ट में डिवाइड किया है तो ये हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पे एक हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। क्योंकि ये पूरी एज थी तो ये हमको कहाँ मिलेगा, a/2 एज लेंथ यहाँ पे हमें मिलेगी। इसे भी हमने हाफ किया है तो ये जो एज लेंथ है ये भी क्या हो गया, a/2, और ये वाली भी जो एज लेंथ है ये भी क्या हो गया, a/2। और इन सभी कॉर्नर को अगर हम मिला दें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल कितने क्यूब है हमारे पास, 8 क्यूब है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड भी कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। क्योंकि ईच जो यूनिट सेल होगी, ईच जो स्मॉलर यूनिट सेल होगी, या हम ऐसे बोल सकते हैं इस यूनिट सेल को जब हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 8 पार्ट्स पे डिवाइड करने पर ईच जो पार्ट होगा वो एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन करेगा। तो हमारे पास टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आ गए, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ गए। और फेस सेंटर्ड के केस में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हैं, 4, और टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बने हैं, 8। अगर हम इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को n सपोज कर लेते हैं तो फॉर्म होने वाले टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, 2n। 4 का जस्ट क्या है, 2 टाइम्स है। तो किसी भी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के इक्वल होता है, मीन्स n। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो फॉर्मेशन होता है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जस्ट डबल होता है, मीन्स 2n। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 3n। तो अगर हमें 1 मोल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ वॉइड्स कैलकुलेट करने हो तो वो कितने होंगे, क्योंकि एक यूनिट सेल के अंदर 3n वॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 3 × 6.023 × 10⁻23। तो 1 मोल फेस सेंटर्ड के अंदर इतने वॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इन सभी चीज़ों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट सेक्शन पे जा कर के ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।